अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट, मेरा नाम है सुजील खान और हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज हम आए इंडस्ट्री के जाने माने राइटर एंड डायरेक्टर सूरज तिवारी जी का इंटरव्यू लेने। जैसे कि हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो जानते हैं सूरज जी की कहानी उनकी जुबानी। मैं कहूंगा कि टाइम को और समय को बर्बाद ना करें, मूव करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बैठे हैं जाने माने राइटर एंड डायरेक्टर मिस्टर सूरज तिवारी जी। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी। थैंक यू। आपका शो बड़ा अच्छा चल रहा है और ऐसे शो किसी न किसी के जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं जो दर्शक देख रहे होते हैं। खैर सूरज जी, वैसे तो काफी लोग जानते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले, लेकिन ये हमारा जो चैनल है आईएसके एंटरटेनमेंट, इसमें कुछ लोग नए जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी कहानी की शुरुआत, अपने इंट्रोडक्शन, यानी नाम तो आपका पता ही है, कहाँ के रहने वाले हैं? बोलता है तो मैं आगरा शहर का ही रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। और चूंकि फिल्म लाइन की जो राजधानी है वो मुंबई है, तो सबको उस शहर में रहना पड़ता है, जाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और अपने जीवन को, अपने करियर को, चाहे आप एक्टिंग में है, डायरेक्शन में, राइटर हैं या बनना चाहते हैं, तो आपको वहां पर उस राजधानी में जरूर रहना पड़ता है, जरूर जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। तो आपकी इस लाइन में, यानी कि एज अ एक्टर, सॉरी, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, हो सकता है एज अ एक्टर भी आपने कभी शुरुआत, मतलब कैसे? आपने सही कहा, एज अ एक्टर शुरुआत हो गई है। लेकिन मैं एक्टर बिल्कुल बनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा जोन नहीं है, वो मेरा फोटे नहीं है। एक अभी स्विट्जरलैंड का एक प्रोजेक्ट आया था, तो वो फिल्म हमने यहाँ शूट कराई थी। मेरा दोस्त है, वहां का डायरेक्टर और एक्टर है युवे, लेकिन उसने जबरदस्ती मुझसे एक्टिंग करा ली। तो मेरा इंटरनेशनल डेब्यू हो चुका है। आपकी जबान पे बिल्कुल वो बात आ गई, सरस्वती बैठ गई। खैर, शुरुआत कैसे हुई आपकी? शुरुआत ऐसे हुई कि मैं तो एक क्रिकेटर था और नेशनल लेवल पे हम लोग जितनी ट्रॉफीज होती हैं आप देखते हो, सब खेलते थे। शायद आज हम इंडियन टीम में होते। तो मेरे बड़े भैया जो है पवन तिवारी, और मेरी दीदी है कशिश दीदी एनएसडी पास आउट हुई थी। ये बात है सन 2000 की। तो हिबा शाह उनके बैच में थी, नसीर साहब की 22 साल की, तो बहुत पुरानी बात है ये। तो वो उनके जो कीटाणु थे, वो लोग कुछ रिहर्सल करते थे कभी कुछ। अब उस समय पे रिहर्सल क्या होती है, ये ऑडिशन, हमें तो समझ में आता नहीं था। आज समझ में आता जब हम इस लाइन में हैं। तो रात को 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं। हमारा जीवन जो था खिलाड़ी का और उनका जो जीवन था, दोनों ऑपोजिट थे। मतलब हमारी शुरुआत होती थी सुबह के 4 बजे से, उनका दिन खत्म होता था रात को 2-3 बजे। रिहर्सल करके आना, फिर वो करना। तो ये करते क्या है? तो एक बार मैंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ कि ये हो क्या रहा है, माजरा क्या है ये। तो जब वो मैंने प्ले देखा स्टेज पे, तो गूस बम्स आ गए। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यार कलाकार है, क्या है ये। मतलब बिना टेक के, बिना उसके स्टेज पे आ रहे हैं, अपना परफॉर्म कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो वो वहां से कुछ शारीरिक परिवर्तन, मतलब बदलाव शुरू हो गया कि यार ये कुछ अलग चीज है और हम जो कर रहे हैं ये कुछ अलग है। तो घुसने की कोशिश वहां से शुरुआत हुई। अच्छा, ये शुरुआत हुई, लेकिन आपको लगा कि वो तो एक्टिंग आपने जब देखा, राइटिंग का जो शौक, मतलब कि स्क्रिप्ट राइटर आप, स्टोरी काफी बड़ी बड़ी लिखी है, और डायरेक्शन का एकदम से ख्याल कैसा है कि मैं डायरेक्शन करूँ? वो ऐसे आया कि जब ये बात आई दिमाग में कि यार ये अच्छी चीजें इसकी तरफ जाते हैं, तो शुरुआत हुई डांस के थ्रू। क्योंकि हमारा कोई गॉडफादर नहीं था, मेरे पिताजी इस फील्ड में नहीं थे। मेरे पिताजी एक फौजी थे और घर में और पूरे परिवार में, चाचा ताऊ मामा माई, जितना परिवार बड़ा होता है, वहां से कोई ताल्लुक नहीं रखता था इस लाइन से। तो शुरुआत में चूंकि हमारे कुछ कोरियोग्राफर, मतलब डांस वाले लोगों से संपर्क था, तो वहीं से शुरुआत हो गई। तो वो डांस करते करते हम लोग कोरियोग्राफी की तरफ चले गए। तो हमने डांस किया, फिर कोरियोग्राफी करी, फिर हमने एक ग्रुप बनाया रिदम के नाम से, फिर एक दिल्ली में ग्रुप खोला जील के नाम से। तो हमने इतना काम किया डांस में। उस समय हमको बहुत कुछ पैसा नहीं मिलता था, पीनट्स पे हम लोग काम करते थे। आज तो डांस की दुनिया में लोग कोरियोग्राफर होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है और वो आगे डायरेक्टर भी बन जाता है। मैं आपके बात पे आ रहा हूँ धीरे धीरे कि मैं कैसे राइटिंग और डायरेक्शन में आया। खैर, वो ये सफर चल रहा था इधर। फिर फैशन में एंट्री हो गई, तो मैं फैशन कोरियोग्राफर हो गया, उसमें बहुत सारा काम किया हमने। इसके बाद जब ये बात साइमल्टेनियसली चल रही थी कि आप कर क्या रहे हो, मतलब आप डांस कर रहे हो, आप फैशन कर रहे हो, आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो, सब कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि मुझे डायरेक्शन ही करना है। मतलब इन सबका अगर कोई एक बंदा होता है जिसे कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं, या पूरा प्रोजेक्ट का इंचार्ज, वो कौन होता है, बड़ा आदमी कौन है। तो हमको लगता था बड़ा आदमी शायद डायरेक्टर ही है यार, वो सब कुछ होता है। तो वो दिमाग में फिट हो गई थी कि डायरेक्टर सब कुछ होता है, यही सब कुछ कराता है। डायरेक्टर का आपने बताया, राइटर जो लिखने का, जो कलम की ताकत का अंदाजा कब हुआ कि आप क्या लिख? वो अंदाजा कैसे हुआ, वो बात ये थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक माशाल्लाह चली रही थी और पिताजी उस बात पे ध्यान देते थे कि हम लोग पढ़े लिखें। तो पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही थी, तो साहित्य की तरफ रुझान था। जैसा मैंने अपने बताया कि कशिश दीदी थी, पवन भैया थे, तो इन लोगों को पढ़ते हुए देखते थे तो वो पढ़ते रहते थे, लेकिन लिखने में डर लगता था।
क्योंकि भाई लिखने का मतलब तो एक अलग ही दुनिया की बात हो जाती है ना, कल्पना है वो तो काल्पनिक कुछ भी लिख लें। हाँ, तो वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे होता है ना कि बाथरूम सिंगर होता है, बाथरूम सिंगर आपने सुना होगा कि वो गए टॉयलेट में नहा रहे हैं और कुछ गा रहे हैं तो वो बाथरूम सिंगर हो गया। तो ऐसे ही जब मैं लेटता था, सोता था रात को और सुबह जगने के टाइम पे, तो दिमाग में लाइंस आती थी, दिमाग में चीजें आती थी, ऐसा लगता था कुछ कोई फेंक रहा है, कुछ थ्रो कर रहा है। तो वो मैं सुबह उठता था तो मुझे याद नहीं रहता था। ये अमूमन बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन वो लिखने पे नहीं आता था तो अच्छी चीजें मिस हो जाती थी। तब कंसंट्रेट किया दिमाग को कि कैसे ये करा जाए। फिर हमने जो 2 लाइन होते हैं, मुक्तक होते हैं, ये सब लिखना धीरे धीरे शुरू किया और महसूस किया कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम जब शुरुआत करी थी तो बहुत बुरा लिख रहे थे। मतलब हम जब देखते थे लोगों को लिखते हुए अपने, तो फिर वो दिखाया नहीं जाता था कि यार ये तो बहुत बुरा है, ये कैसे हो सकता है। तो शुरुआत ऐसे हो गई लिखने की। सूरज जी, जैसे कि इंडस्ट्री में जो भी आज कामयाब हैं और सक्सेस हैं, तो एक स्ट्रगल लाइफ होती है, यानी कि संघर्ष, तो मुझे लगता है कि आपने भी किया होगा। संघर्ष तो ऐसी चीज है जो बिना किसी के जीवन को टच करे हुए आगे बढ़ता ही नहीं कोई भी इंसान। ये तो सबकी जीवन और जिंदगी में आता ही आता है, होता ही है। तो आज एक अच्छे मुकाम पर हैं। तो वैसे मैंने आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं, ऑन ईयर भी देखे हैं, लेकिन जैसा कि हमारे और नए दर्शक जुड़े हैं, तो मैं जानना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे हमारे शो के माध्यम से, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपने अब तक किए हैं। देखिए, अभी मुकाम तो कोई ऐसा नहीं है, उस मुकाम के लिए सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपने पहले ही कह दिया। जब तक कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा ऑन एयर नहीं होता जो सुपर डुपर हिट हो जाए, जो आपकी पहचान बना दे, तब आप उस पर पहुंचते हो। लेकिन काम सभी नहीं सर, काम हम भी कर रहे पहचान हैं। तो आपकी है, पहचान नहीं होती तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते। काम हम भी आपकी कर रहे हैं, पहचान आपका है। बड़प्पन है, हाँ। है ना। तो प्रोजेक्ट्स में क्या, काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आर्ट फिल्में काफी करी है। मस्टर्ड ऑयल की फिल्म करी, जिसमें पायल रोहतगी और अमन वर्मा साहब थे। गोपी साबुन करा, उसमें टीवी के सारे लोग थे। मैंगो की एड अभी एक करी है, जिसमें टीवी के राकेश और ये सारे लोग थे। फिल्म करी, फीचर फिल्म करी IM Zero, जिससे करीब 8 से 10 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। अभी आज शेमारो पर रिलीज है, वो आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारी करी हैं, म्यूजिक वीडियोस बहुत सारे करे हैं, और इसके अलावा 3-4 प्रोजेक्ट अभी लिख रहे हैं, जो अभी ऑन एयर मतलब काम जिस पे होगा। एक और पेचीदा सवाल, क्योंकि आप इवेंट कंपनी से जुड़े ऑर्गेनाइजर रहे और अभी राइटर डायरेक्टर, तो इसमें कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंट, या फिर वो ज्यादा कठिन था, ये ज्यादा कठिन है? देखो, जब आप किसी भी चीज में उतर जाते हो, वो तब तक कठिन होता है जब तक आप उसमें घुस नहीं जाते हो। जब आप घुस गए तो सब कुछ आसान हो जाता है आपके लिए। तो लेकिन हाँ, वो ब्रीज एक ये है कि मैंने इवेंट मैनेजमेंट जो किया, वहां से मैंने मैनेजमेंट की जो चीजें सीखी, वो मुझे यहाँ बहुत काम आई। जब आप फिल्म की शूटिंग पर जाते हो तो पूरा वो मैनेजमेंट ही है, जिसे आप लाइन प्रोड्यूसिंग कह लो या कुछ भी कह लो। उस वक्त वो चीज इतना काम आती है कि वो फिल्म वाले लोग जो नहीं कर सकते, वो हम कर जाते हैं। जाते जाते एक तो आपके जो नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं उनके बारे में बता दें, और साथ ही साथ हमारे प्यारी सी जनता को, दर्शकों को इस शो के माध्यम मेरी कहानी मेरी जुबानी से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, अभी 3 प्रोजेक्ट हैं, जो 2 तो लिख के कंप्लीट है। इसमें एक मकतूब कहानी, बहुत बेहतरीन कहानी है, डेस्टिनी की कहानी है, वो लिख चुकी है, वो उसकी बात चल रही है। एक पोथी कहानी है, वो लिख चुकी है, उसकी बात चली। 3 फीचर फिल्म, एक तंत्र मंत्र पे एक कहानी लिख रहा हूँ, और रिसेंटली एक फिल्म की राइटिंग कर रहा हूँ जो एनिमेशन में बनेगी। ब्रह्म कुमारीज आपने सुना होगा, माउंट आबू में स्थित है, उनकी एक एनिमेशन फिल्म बनने वाली है, वो लिख रहा हूँ मैं। तो संदेश जो है वो सिर्फ इतना है कि अपने काम को बड़ी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ करें, और अपनी बारी का इंतजार करना है धैर्य के साथ। पैशन और पेशेंस दोनों जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, ये मेरे शो में बहुत जरूरी है। मैं आगरा का हूँ, हाँ, आप भी आगरा के हैं। स्पेशली आगरा वालों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? आगरा के जो आर्टिस्ट हैं, जैसे हमारा एक लड़का और है, रवि बरियाल। अच्छा, उसकी भाषा सबसे अलग है, आजकल वो फेसबुक पे छाया हुआ हाँ, है। बिल्कुल। तो ऐसे जो पिनहाट साइड से, थोड़े गांव साइड से वो लड़के आज इंडस्ट्री में अलग मुकाम बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि हमें इस भाषा में, अपनी मातृभाषा को आपने देसी बात करी है। हाँ। मैं आपको इसका एक सटीक आंसर दे देता हूँ, शायद वो सही हो। कि ब्रज ब्रज की बात नहीं, मैं मतलब हर गांव की बात कर रहा हूँ, हर चंबल की बात कर रहा हूँ। कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसे आप कहते हो, फिल्म जो बॉम्बे से रन होती हैं चीजें ज्यादातर, क्योंकि केंद्र बिंदु वही है, वो सारे लोग ऐसे गांव की कहानियों को ही ढूंढ के उसी पे 25, 50, 100, 500 करोड़ खर्चा हो रहा है। चाहे वो साउथ की फिल्म देख लें, आप बॉम्बे की देख लें, सब लोगों को यही कहानियां चाहिए। अब बहुत कम लोग बचे हैं जो पेरिस के एफिल टावर में जाके शूट कर रहे हैं, सब देसी लोकेशन पे आके शूट कर रहे हैं। तो ये तो बात अब खत्म हो जाती है, वो बैरियर टूट गए हैं। अब सबको वो कहानी चाहिए जो किसी के जीवन की निकली हुई है, किसी के जीवन को इंस्पायर करती है, वही कहानी चाहिए। तो वो कहानियां हमारे पास यहाँ पर हैं, वो चाहे शहर आगरा हो
या कोई भी शहर हो। तो दोस्तों मैंने सवाल जानबूझ के पूछा था क्योंकि मैं आगरा से हूं, मैं इतना जानता हूं कि अगर हम अपनी क्षेत्रीय भाषा या अपने पिनाट की भाषा या अपने किसी भी क्षेत्र की भाषा को सम्मान बतौर आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है कि हम भी कामयाब हो सकते हैं। आज भोजपुरी यानी कि बिहार के आर्टिस्ट कई ज्यादा सक्सेस हैं, हरियाणा के अपने अलग सक्सेस हैं, तो हम लोग क्यों पीछे हैं? हम पीछे नहीं है, हम भी आगे हैं, लेकिन हम अपनी मातृभाषा को, अपनी ब्रज की भाषा को, अपनी चंबल की भाषा को, अपने लोगों को आगे बढ़ने में अगर मदद नहीं करेंगे तो तब तक हम पीछे रहेंगे। अगर हम लोग मदद करेंगे कि अगर सुशील यहाँ पहुंचा तो और धक्का दो और आगे चले जाए। तो अगर भाषा की आप बात करो तो मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ। हाँ। भाषा के नाम पे भाषा हो, बोली हो, कुछ भी हो, आपको उससे प्यार करना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी। वही। इस कदर मोहब्बत करनी पड़ेगी कि आपको अपनी भाषा बोलने में उसको लाना पड़ेगा। जब तक आप उसे बोलने पे नहीं लाओगे तब तक कोई भी साहित्य, चाहे वो पुस्तक, किताब हो या फिल्म हो, दर्शक उसे नहीं देखेगा, पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ऑडियंस तैयार नहीं है। तो दोस्तों आप अपनी भाषा से कितना प्यार करते हैं, आप अपने शहर से कितना प्यार करते हैं और आज सूरज तिवारी जी से कितना प्यार करते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर हमारा ये सीजन 3 का एपिसोड 2 आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर देना, नहीं करो तो कोई फर्क नहीं है, कोई ना कोई और ही कर देगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले शो में, अगले एपिसोड में, अगले किसी सेलिब्रिटी के साथ। तो सूरज जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।